Okay, so in this video we'll study about cephalometrics. Cephalometrics पढ़ने से पहले हम लोग क्रेनियोमेट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्रेनियोमेट्री जो है होता है दैट इज कंसीडर्ड एज अ फोररनर ऑफ cephalometry, यानी कि cephalometry करने से पहले हम लोग क्रेनियोमेट्री करते थे। इसमें हम लोग क्या करते थे, जो डेड पर्सन होते थे उनके स्कल का मेजरमेंट लेते थे। डेड पर्सन के स्कल का मेजरमेंट लेते थे। तो इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसे हम लोग लिविंग इंडिविजुअल्स में यूज नहीं कर सकते थे। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन लिविंग इंडिविजुअल्स, राइट। लिविंग इंडिविजुअल्स में नहीं यूज हो सकता है ये, ठीक। अब हम लोग cephalometry करते हैं। तो cephalometry, इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्कल रेडियोग्राफ्स व्हिच आर यूजफुल इन मेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द क्रेनियम एंड द ओरोफेशियल कॉम्प्लेक्स। तो cephalometry जो है एक स्टैंडर्डाइज मेथड है जिससे हम लोग स्कल रेडियोग्राफ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो कि हमें हेल्पफुल होता है किसमें, मेजरमेंट ऑफ द क्रेनियम और किसके मेजरमेंट में, ओरोफेशियल कॉम्प्लेक्स। दो चीज के मेजरमेंट में हेल्पफुल होता है, मेजरमेंट ऑफ द क्रेनियम एंड द ओरोफेशियल कॉम्प्लेक्स। अब जो सिफेलोग्राम होता है, सिफेलोग्राम बेसिकली क्या है, तो इस मेथड से जो हम प्रोड्यूस करेंगे एक्सरे, दैट इज अ सिफेलोग्राम, ठीक है। जो रेडियोग्राफ प्रोड्यूस होगा वो सिफेलोग्राम है। तो सिफेलोग्राम जो होता है दो टाइप का होता है, एक लैटरल होता है, एक फ्रंटल होता है। लैटरल में क्या होता है, इसमें हम लोग हेड को एक स्टैंडर्डाइज रिप्रोड्यूसिबल पोजीशन पे रखते हैं एट अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ एक्सरे, यानी कि हमारा जो हेड होगा वो लैटरल पोजीशन में होगा, एक स्टैंडर्डाइज रिप्रोड्यूसिबल पोजीशन पे होगा और सोर्स और हमारे बीच में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होगा ताकि हम उसे फिर से चाहे तो वो पोजीशन रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक। फ्रंटल में क्या होता है, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू मिलता है स्कल का। अब कुछ यूजेस सिफेलोग्राम के, ठीक। इट इज यूज्ड इन ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस, ठीक। ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस के काम आता है, क्लासिफिकेशन, प्लानिंग ट्रीटमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट रिजल्ट्स, प्रेडिक्टिंग द ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस एंड द रिसर्च। तो इसको याद करने के लिए आई हैव मेड अ निमोनिक व्हिच इज डेसिफर। डेसिफर, D for diagnosis, C for classification, P for planning and predicting, and E for evaluation, and R for research, ठीक। So decipher is the mnemonic. तो orthodontic diagnosis के काम आता है because it enables the study of skeletal, dental, and soft tissue structures of the craniofacial region, right? अब क्लासिफिकेशन के काम आता है कि भाई कौन सी स्केलेटल और डेंटल एबनॉर्मेलिटी है और कौन सी फेशियल टाइप है। ट्रीटमेंट प्लानिंग में काम आता है, ठीक। ट्रीटमेंट रिजल्ट्स कैसे हो रहे हैं वो काम आता है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक रेडियोग्राफ ले लिया, एक बाद में ले लिया, ठीक। एंड वी कैन इवैल्यूएट द ट्रीटमेंट। देन प्रेडिक्टिंग द ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस एंड देन इन रिसर्च। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। ये हमारा एपरेटस है, ठीक है। इस एपरेटस में एक्सरे सोर्स है और हेड होल्डिंग डिवाइस है जिसे हम सिफेलोस्टैट बोलते हैं, ठीक। तो एपरेटस है, ठीक। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो एक्सरे सोर्स है और हमारा हेड होल्डिंग डिवाइस है। जो हेड होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोस्टैट। सिफेलोस्टैट बोलते हैं, ठीक। तो ये सिफेलोस्टैट जो है, दिस सिफेलोस्टैट, ये जो है इसमें दो चीजें होती हैं, एंड इनफैक्ट तीन चीजें होती हैं। 2 ईयर रॉड्स होंगे, ईयर रॉड्स होंगे, ये हमारे ईयर रॉड्स हैं। इससे क्या होता है, दे प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ हेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, आगे पीछे नहीं आने देंगे, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, इसमें हमारे 2 ईयर रॉड हो गए, उसके बाद ऑर्बिटल पॉइंटर है, ऑर्बिटल पॉइंटर है जो कि कांटेक्ट करता है लोअर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट ऑर्बिट। ये हमारा लेफ्ट ऑर्बिट है, इसके लोअर बॉर्डर को कांटेक्ट करता है। दिस इज द ऑर्बिटल पॉइंटर, दिस इज द ऑर्बिटल पॉइंटर एंड दिस वाज द ईयर रॉड, राइट। अब जो है एक और है जो अपर पार्ट है फेस का, हियर यू कैन सी द अपर पार्ट ऑफ द फेस, इट इज सपोर्टेड बाय फोरहेड क्लैम्प। अपर पार्ट ऑफ फेस जो है इट इज सपोर्टेड बाय फोरहेड
क्लैम। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एपरेटस होता है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्सरे जनरेटिंग सिस्टम होगा और एक हेड होल्डिंग डिवाइस होगा। उस हेड होल्डिंग डिवाइस को हमने क्या कहा? वी कॉल्ड इट एज सेफेलोस्टैट। सेफेलोस्टैट के 3 कंपोनेंट्स हैं, 2 ईयर रॉड्स हैं। ये ईयर रॉड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रिवेंट करता है, ऑर्बिटल पॉइंटर होता है जो कि तुम्हारा लेफ्ट ऑर्बिट के लोअर मार्जिन पे जाएगा, और ये इसका काम क्या है? इट विल डू द वर्टिकल स्टेबलाइजेशन। और थर्ड है फोरहेड क्लैम्प। फोरहेड क्लैम्प क्या करता है? ये जो है अपर पार्ट ऑफ फेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, कम हियर, ये हमारा पेशेंट है, ये हमारा सोर्स है। ठीक है, तो इधर जो है अपनी फिल्म होगी। ठीक, ये पेशेंट का मिड सजाइटल प्लेन है। ठीक है, इस फिल्म से यहां तक का डिस्टेंस जो है दैट विल बी 5 feet। ओके, तो एक्सरे सोर्स, ये एक्सरे सोर्स है हमारा, और मिड सजाइटल प्लेन ऑफ द पेशेंट है दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज 5 feet। तो ये हम क्यों करते हैं? ये हमने 5 feet ही क्यों रखा? मिड सजाइटल प्लेन से एक्सरे सोर्स का डिस्टेंस 5 feet क्यों रखा? इससे ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम हमें कंपेयर करना होगा सेफेलो ग्राम लेके, तो हम इसी पोजीशन में पेशेंट को फिर रखेंगे। यानी कि ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले हमने पेशेंट को ऐसे रख के रेडियोग्राफ लिया था, और बाद में भी हम यही करेंगे, इसी पोजीशन रखेंगे, तो तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम इसे दूर रख देंगे तो द लैंडमार्क एंड एवरीथिंग विल चेंज, राइट? सो दिस वाज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब हम बात करते हैं सेफेलोमेट्रिक्स लैंडमार्क्स की। सेफेलोमेट्रिक्स लैंडमार्क जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनाटॉमिकल में और डिराइव्ड में। ठीक है, एनाटॉमिकल जो होते हैं वो एक्चुअल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्कल में। दीज आर द एक्चुअल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्कल में, स्ट्रक्चर्स होते हैं। Derived जो होते हैं they have been obtained secondarily from the anatomic structure। इन्हीं anatomic structure से secondarily obtain होते हैं, secondarily obtained from anatomic structure, right? ये हो गया। अब हम उन लैंडमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। So first of all we will study about mesion is the most anterior point midway between the frontal and the nasal bone on the frontonasal suture। ठीक है, ये हमारा यहां से यहां तक फ्रंटल बोन है। ठीक, ये हमारा नेजल बोन है। ठीक, इन जो दोनों जहां मीट किए दैट इज द फ्रंटोनेजल सूचर। तो क्या है? फ्रंटो मोस्ट एंटीरियर पॉइंट है। सो दिस इज द सबसे आगे वाला पॉइंट है, मोस्ट एंटीरियर पॉइंट midway between the frontal and the nasal bone on the frontonasal suture। ये हो गया हमारा नेजियन। ओके, नाउ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑन द इंफीरियर बोनी मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। ये हमारा ऑर्बिट की मार्जिन है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इंफीरियर बोनी मार्जिन ऑफ ऑर्बिट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। दिस इज ऑर्बिटल। ठीक, अब बात करते हैं पोरियन की। पोरियन जो होता है इट इज द हाईएस्ट बोनी पॉइंट ऑन द अपर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल ऑरिटरी मीडस। ये हमारा एक्सटर्नल ऑरिटरी मीडस है, इसका हाईएस्ट बोनी पॉइंट होगा। ठीक है, अपर हमारा एक्सटर्नल ऑरिटरी मीडस है। ठीक, इसका जो अपर मार्जिन है, ठीक, उसका हाईएस्ट पॉइंट इज पोरियन। दिस इज द पोरियन। ठीक, अब सेला की बात करते हैं। सेला जो है इट इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मिड पॉइंट ऑफ द पिट्यूटरी फोसा। मिड पॉइंट होता है पिट्यूटरी फोसा का। ठीक है, अब पॉइंट ए की बात करते हैं। सो अब पॉइंट ए जो होता है इट इज द डीपेस्ट पॉइंट जो कि मिड वे होता है, मिड लाइन में होता है बिटवीन द एंटीरियर नेजल स्पाइन एंड द alveolar crest।
between the two central incisors. So this is the A point, right? Deepest point कह रहे हैं, यहाँ से देखो ऐसे. So it is the most posterior, तो सबसे deep में यही है, तो deepest point है in the midline between the antenasal spine and the alveolar crest between the two central incisors. इसको हम लोग A point को हम लोग सब स्पाइनल भी बोलते हैं, सब स्पाइनल. ठीक. पॉइंट बी क्या होता है? पॉइंट बी जो है ये भी डीपेस्ट पॉइंट है इन द मिड लाइन बिटवीन द एल्विलर क्रेस्ट ऑफ द मैंडिबल एंड द मेंटल प्रोसेस. ठीक है, ये हमारा जो है पॉइंट बी है. इसको हम लोग सुप्रामेंटल बोलते हैं, सुप्रामेंटल. ठीक है, इसे हम सब स्पाइनल बोले. ठीक, एंटेरोनेसल स्पाइन के नीचे है और ये जो है मेंटल प्रोसेस के ऊपर है, तो सुप्रामेंटल हो गया. ठीक, अब बेजियन की बात करते हैं. ठीक, बेजियन, BA, दिस इज द बेजियन. बेजियन जो है हाईएस्ट पॉइंट है एट द पोस्ट कॉन्डाइलर नॉच ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. ठीक, यहाँ कहीं हमारी ऑक्सीपिटल बोन रहेगी, ये कॉन्डाइलर, पोस्ट कॉन्डाइलर नॉच, हाईएस्ट पॉइंट एट द पोस्ट कॉन्डाइलर नॉच. ठीक, ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. सो दिस इज द बोल्टन पॉइंट. अब एंटीरियर नेजल स्पाइन की बात करते हैं. एंटीरियर नेजल स्पाइन जो है एंटीरियर टिप ऑफ द शार्प बोनी प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला इन द मिड लाइन ऑफ द लोअर मार्जिन ऑफ द एंटीरियर नेजल ओपनिंग. ANS हमारा क्या है? ANS जो है इट इज द एंटीरियर टिप ऑफ द शार्प बोनी प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. ये मैक्सिला के शार्प बोनी प्रोसेस का एंटीरियर टिप होता है. ठीक, I just write here anterior tip. और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये तुम्हारा प्रेजेंट है मिड लाइन ऑफ द लोअर मार्जिन ऑफ द एंटीरियर नेजल ओपनिंग. एंटीरियर नेजल ओपनिंग के लोअर मार्जिन के मिड लाइन पे. ठीक, अब हम लोग गोनियन की बात करते हैं. गोनियन, GO, दिस इज द गोनियन. ठीक, गोनियन क्या है? कंस्ट्रक्टेड पॉइंट है एट द जंक्शन ऑफ द रैमल प्लेन एंड द मैंडिबुलर प्लेन. ये हमारा रैमल प्लेन है, ये हमारा मैंडिबुलर प्लेन है, एंड दिस इज द गोनियन. सो व्हाट इज गोनियन? इट इज द कंस्ट्रक्टेड पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ द रैमल प्लेन एंड द मैंडिबुलर प्लेन. अब पोगोनियन की बात करते हैं. दिस इज द पोगोनियन. पोगोनियन जो होता है इट इज द मोस्ट एंटीरियर पॉइंट ऑफ द बोनी चिन इन द मीडियन प्लेन. अगर हम ऐसे मीडियन प्लेन बनाएंगे तो सबसे ज्यादा एंटीरियरली यही है. That is the pogonian, most anterior point of the bony chin of the median plane. अब मेंटोन की बात करते हैं. This is the menton. मेंटोन जो होता है most inferior midline point है mandibular symphysis का. यहाँ हमारी mandibular symphysis होती है, तो mandibular symphysis का most inferior midline point है. Most inferior midline point. This is the menton. अब हम लोग ग्नाथियन की बात करते हैं. ग्नाथियन जो होता है it is the most antero-inferior point on the symphysis of the chin. This is the ग्नाथियन. कहाँ पे है ये? Anterior भी है, inferior भी है, तो most antero-inferior point जो है that is the ग्नाथियन. कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग? जो है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे? मेंटोन से पोगोनियन से तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, सो वी ड्रॉ लाइन हियर और उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड दैट गिव्स अस द ग्नाथियन. आर्टिकुलेर जो होता है AR, दिस इज द आर्टिकुलेर. ठीक, आर्टिकुलेर जो है it is a point at the junction of the posterior border of the ramus and the inferior border of the basilar part of the occipital bone. ठीक, occipital bone और जो रामस है उसके बीच का कुछ है, इतना समझ लो. ठीक, अब ये क्या है? पॉइंट है एट द जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रामस, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रामस के बीच, और जो हमारा बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का उसके इंफीरियर बॉर्डर के बीच का जंक्शन है. ठीक, अब हम सुप्राडेंटल और इंफ्राडेंटल पढ़ेंगे. ठीक है, सुप्राडेंटल जो होता है, सुप्राडेंटल इसको हम लोग प्रोस्थियन भी बोलते हैं, प्रोस्थियन बोलते हैं, और इंफ्राडेंटल को हम लोग इंफ्राडेंटल ही बोलते हैं. ठीक, प्रोस्थियन जो होता है दैट इज द लोएस्ट एंड द मोस्ट एंटीरियर पॉइंट. सबसे आगे सबसे नीचे वाला मोस्ट एंटीरियर पॉइंट होगा
between somewhere here between the upper central incisors, ठीक है। इंफ्राडेंटल में क्या होगा, ये तुम्हारा हाईएस्ट एंड मोस्ट एंटीरियर पॉइंट होगा, ये लोएस्ट और मोस्ट एंटीरियर था, ये हाईएस्ट और मोस्ट एंटीरियर होगा, इसको हम लोग इंफ्राडेंटल बोलते हैं, ठीक। ये दांत के नीचे है और ये दांत के ऊपर है, ठीक। अब हम देखते हैं कीरिज। कीरिज जो होती है वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा के रिलेशन में, सो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है ऑन द कॉन्टूर ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। लोअर मोस्ट पॉइंट है कहाँ पे, ऑन द कॉन्टूर, किसके कॉन्टूर पे, एंटीरियर वॉल ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अब पीएनएस की बात करते हैं, पोस्टीरियर नेजल पॉइंट। पोस्टीरियर नेजल स्पाइन जो है इंटरसेक्शन होता है ऑफ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रिगोपैलेटाइन फोसा एंड द फ्लोरल नोज। ब्रॉड बेंड रजिस्ट्रेशन पॉइंट क्या है, एक सेला टर्शिका से बोल्टन पॉइंट, this is the Bolton point, I guess, right? BO is the Bolton point. Right. तो mid point है of the perpendicular from the center of the sella turcica to the Bolton point. If I'm not wrong, this will be like this. That's the midline. This is the Bolton point. PTM point जो है it is the intersection of the inferior border of the foramen rotundum with the posterior wall of the pterygomaxillary fissure. PTM point क्या है, PTM point foramen rotundum का inferior border meet हुआ pterygomaxillary fissure के posterior wall से, क्या बना, PTM point. Glabella जो होता है that is the most prominent point of the forehead in the mid sagittal plane, उधर कहीं ग्लैबुला होता है. चेलियन जो है, जो ओरल हमारा स्लिट होता है फेस का, उसका जो लैटरल टर्मिनस होता है उसको बोलते हैं चेलियन, वो बोलते हैं चिलाइटिस, ठीक, एंगुलर चिलाइटिस चेलियन. सबनेज़ल जो है, इट इज द पॉइंट वेयर द लोएस्ट बॉर्डर ऑफ द नोज मीट्स द आउटर कॉन्टूर ऑफ द अपर लिप. ओके, सबनेज़ल, these structures cannot be seen in the radiograph, right? तो सबनेज़ल में क्या होता है, सबनेज़ल जहां हमारा नोज का लोएस्ट बॉर्डर मीट करेगा अपर बॉर्डर ऑफ द लिप से, दैट इज द सबनेज़ल, ठीक. अब हम लाइंस एंड प्लेन्स पढ़ते हैं, ठीक. ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होगा और वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक है. हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो भी लाइन हॉरिजॉन्टली बनाए वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हम वर्टिकल बनाए वर्टिकल प्लेन. हाउ फनी. हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ते हैं. हॉरिजॉन्टल प्लेन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसएन प्लेन के बारे में, ठीक है. एसएन प्लेन जो होता है, इट इज अ क्रेनियल लाइन बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेला टर्शिका and the anterior point on the frontonasal suture which is the nasion. Nasion और सेला के बीच में जो है, that is the SN plane, सेला nasion plane, ठीक है. दूसरा प्लेन जो है, that is the Frankfurt horizontal plane. This is the Frankfurt horizontal plane. ये कैसे बना? Frankfurt horizontal plane जो है lowest point of the orbit को connect करता है पोरियन से, which is the highest point of the external auditory meatus. Frankfurt horizontal plane. एक और प्लेन जो है which is the palatal plane, ठीक है. palatal plane जो है, ये किस काम आएगा? It is the line linking the anterior nasal spine with the posterior nasal spine. anus को penis से join जो कर रहा है, that is the palatal plane. उसके बाद जो है ऑक्लूजल प्लेन. ऑक्लूजल प्लेन जो है, ये पोस्टीरियर ऑक्लूजन को बाइसेक्ट करता है, यानी परमानेंट मोलर को बाइसेक्ट करते हुए, प्री मोलर को बाइसेक्ट करते हुए एंटीरियरली एक्सटेंड करता है. दिस इज द ऑक्लूजल प्लेन. ऑक्लूजल प्लेन, ठीक. तो हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बारे में. यहाँ हमने पढ़ा SN plane, this is the SN plane, the Frankfurt horizontal plane, the palatal plane, the occlusal plane.
अब एक कुछ प्लेन और पढ़ने हैं, बट दैट विल mandibular plane पढ़ लेते हैं, ठीक है। mandibular plane is also horizontal plane. mandibular plane जो होता है, ठीक है, I'll zoom in here, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कि mandibular plane एक्चुअली 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। 3 एनालिसिस हमारी होती हैं, एक डाउन होता है, एक स्टीनर्स होता है और एक ट्वीट होता है। तो इन एनालिसिस के हिसाब से mandibular plane 3 तरह से वी कैन डिफाइन। तो अगर हम ट्वीट एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या होता है, हम लोअर बॉर्डर पे मैंडिबल से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो ट्वीट हो गया। ट्वीट में T फॉर ट्वीट, T फॉर टेंजेंट। तो हम लोग ट्वीट में क्या करते हैं, टेंजेंट होता है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। अगर हमें स्टीनर करनी है, स्टीनर एनालिसिस करनी है, तो गोनियन और हमारा ग्नाथियन, ग्नाथियन को यहाँ पे करें, गोनियन ग्नाथियन के बीच का लाइन होगा, ठीक। अगर हमें डाउन करनी है, गो एंड गा, स्टीनर में गो एंड गा है। अगर हमें डाउन करनी है तो डाउन में क्या करना है, गोनियन एंड मेंटोन के बीच में होगा गोमेन, ठीक है, गो एंड गा, गोमेन, गोगा गोमेन, ये हमारा। तो एक्चुअली हियर इन दिस डायग्राम डाउन एनालिसिस का मैंडिबुलर प्लेन बनाया गया है। अब एक और हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ते हैं, विच इज द बेसियन नेजियन प्लेन। बेसियन नेजियन प्लेन, बेसियन को नेजियन से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोल्टन, बोल्टन, वेयर इज द बोल्टन, राइट, बोल्टन प्लेन, आई डोंट थिंक इट्स गिवन हियर, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल प्लेन्स के बारे में। वर्टिकल प्लेन आई विल डू इट इन ग्रीन। वर्टिकल प्लेन में सबसे पहले हम एपॉक प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। एपॉक जो होता है, इट इज द लाइन फ्रॉम द पॉइंट ए से कहां पे है, पुगोनियन तक है, एपॉक लाइन, नाम सही है, एपॉक लाइन, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेशियल प्लेन के बारे में। फेशियल प्लेन हमारा जो है नेजियन से, दिस इज नॉट नेजियन, बेबी, हाँ दिस इज नेजियन, नेजियन से पुगोनियन तक जाएगा, नेजियन से पुगोनियन तक एक लाइन जाएगी, विच इज द फेशियल प्लेन, कि फेस का बता रहा है कौन से प्लेन है, आगे है या पीछे। अब हम बात करेंगे फेशियल एक्सिस की। फेशियल एक्सिस, ठीक, फेशियल एक्सिस में क्या होता है, लाइन फ्रॉम द पीटियम पॉइंट टू द सेफेलोमेट्रिक ग्नाथियन, पीटियम से सेफेलोमेट्रिक ग्नाथियन में एक लाइन है, दैट इज द फेशियल एक्सिस। सो हमने 3 वर्टिकल भी पढ़ लिए, एपॉक प्लेन, फेशियल प्लेन एंड द फेशियल एक्सिस। एक चीज बच गई, क्या बच गया, एस्थेटिक प्लेन, एस्थेटिक प्लेन, ठीक। एस्थेटिक प्लेन जो होता है, ये मोस्ट एंटीरियर पॉइंट होता है सॉफ्ट टिश्यू। एस्थेटिक जो है वो सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड है, तो ये तुम्हारा जो है सॉफ्ट टिश्यू नोज के मोस्ट एंटीरियर पॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू स्किन के मोस्ट एंटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करता है, इसलिए एस्थेटिक प्लेन। जस्ट अ ब्रीफ समराइजेशन और समरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन्स में हमारे लाइंस इन प्लेन डिवाइड हुए थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा एसएन प्लेन आया था, एफएच प्लेन आया था, पैरेटल प्लेन, ऑक्यूटल प्लेन, ठीक, मैंडिबुलर प्लेन एंड द बेसियर नेजियन प्लेन। इसके बाद वर्टिकल प्लेन में 4 आए थे, ठीक है, क्या क्या आया था, एस्थेटिक प्लेन आया था, एपॉक प्लेन, फेशियल प्लेन एंड द फेशियल एक्सिस, ठीक। अब हम एनालिसिस पे आते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले we'll do the down analysis, ठीक है, फिर स्टीनर और ट्वीट, 3 एनालिसिस, these are the very important ones। डाउन एनालिसिस में क्या करते हैं, 5 स्केलेटल 5 डेंटल पैरामीटर होते हैं, ठीक है। डेंटल जो है, जो भी टूथ के बीच में एंगल बनाएंगे वो सब डेंटल पैरामीटर। स्केलेटल जो है वो बोन्स के बीच में एंगल बनाएंगे, ठीक। तो स्केलेटल में फेशियल एंगल, एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी, एबी प्लेन, मैंडिबुलर प्लेन एंड द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम लोग ग्रोथ एक्सिस भी बोलते हैं, ग्रोथ एक्सिस।
डेंटल में कैंट ऑफ ओक्लूजन, इंटर इंसाइजल एंगल, इंटर ओक्लूजल प्लेन एंगल, ठीक है, सॉरी इंसाइजल ओक्लूजल प्लेन एंगल, इंसाइजल मैंडिबुलर प्लेन एंगल एंड अपर इंसाइजर टू एपोक लाइन. So I would say ICU, और ये 3 लेटर्स हैं तो I3CU. So inter incisal angle, incisor occlusal plane angle, incisor mandibular plane angle, then you have the canthus occlusion, upper incisor to epoch line. So this is the ICU. इधर का कुछ बना लेते हैं निमोनिक. Family you can make, family, facial angle, angle of convexity, mandibular plane angle, or IL has nothing and Y is the y-axis, right? Family actually long, you say family, ठीक? तो family ICU. चलो अब करते हैं फेशियल एंगल की. फेशियल एंगल जो होता है वो कैसे बनता है? फेशियल एंगल ये हमारा इनसाइड इंफीरियर एंगल है, ओके, नेजियन पोगोनियन प्लेन और एफएच प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं तो बनता है, ठीक है. एवरेज वैल्यू होती है 87.8 डिग्रीज, ठीक है. इसकी रेंज कहां से कहां तक है? 82 टू 95 की रेंज है और मीन वैल्यू 87.8 है. दिस इज द फेशियल एंगल. सेकेंड है एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी. पोगोनियन से ए तक एक लाइन ड्रॉ की, उसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक. और हमने क्या किया? नेजियन से ए तक ड्रॉ किया तो एक एंगल बना. दिस इज द एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी, ठीक. हाँ, फेशियल एंगल में एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई. फेशियल एंगल में एवरेज वैल्यू तो मैंने बताई 87.8, रेंज इज 82 टू 95, ठीक है. तो इस एंगल से क्या पता चलता है? इस एंगल से हमें एंटेरो पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द मैंडिबल पता चलता है. अगर ये हमारा एंगल ये ना हो के ऐसे होता, अगर मान लो हमारा पोगोनियन जो है यहाँ कहीं होता पोगोनियन, तो हम यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक. अब हमारा एंगल ये ना हो के ये हो जाता. तो ये क्या बता रहा है? ये मैंडिबल की पोजीशन बता रहा है एंटेरो पोस्टीरियर, आगे पीछे कितना है मैंडिबल, ठीक है. तो अगर मान लो क्लास 3 है, क्लास 3 में क्या होता है? मैंडिबल आगे होता है, यानी कि ये अलग कंडीशन, तो इसमें एंगल बढ़ जाएगा. तो क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू इंक्रीजेस इन द केसेस स्केलेटल क्लास 3, और अगर 2 है तो पीछे जाएगा तो एंगल कम हो जाएगा. तो क्लास 2 में कम, क्लास 3 में ज्यादा. एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी हमने पढ़ लिया था. एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी जो है इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है 0 होती है. एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0. रेंज जो होती है -8.5 टू 10 डिग्रीज होती है, ठीक है. अगर ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, या इंक्रीज्ड एंगल है, तो क्या सजेस्ट करेगा? प्रोमिनेंट मैक्सिलरी डेंचर बेस रिलेटेड टू मैंडिबल, ठीक है. अगर ये हमारा जो है पॉजिटिव एंगल है, तो अगर हमारे एंगल पॉजिटिव है तो इट विल सजेस्ट अ प्रोमिनेंट मैक्सिलरी. अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोमिनेंट मैक्सिलरी डेंचर बेस, राइट. अगर डिक्रीज है तो प्रोग्नाथिक प्रोफाइल. अगर डिक्रीज एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी है यानी कि नेगेटिव एंगल अगर है तो दैट इज अ प्रोग्नाथिक प्रोफाइल, ये आगे बढ़ा होगा, ठीक. अब ए बी प्लेन की बात करते हैं. ए बी प्लेन जो है इसमें भी हम लोग वही करना है कि इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट करेंगे. पॉइंट ए पॉइंट बी को कनेक्ट किया, ठीक. और क्या किया? नेजियन पोगोनियन को कनेक्ट किया, ठीक. इसको येलो वाले को, यानी कि जो है फर्स्ट हमने जो लाइन बनाई थी ए और बी, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, ये एंगल बनेगा. दैट विल बी द ए बी प्लेन. मीन वैल्यू कितनी होती है ए बी प्लेन की? 4.6 होती है, -4.6 रिमेंबर. और रेंज जो है इट इज फ्रॉम -9 टू 0 डिग्री, ठीक है. ये मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप बताता है, ठीक है.
It tells about the maxillomandibular relationship in relation to the facial plane. ठीक है, यूजुअली नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी. क्यों होती है? Since point B is position behind the point A. B पोजिशन होता है बिहाइंड पॉइंट ए, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव ही होती है. अगर क्लास 3 मालिक्यूशन है, अगर इन केस मान लो क्लास 3 मालिक्यूशन है, तो ये एंगल पॉजिटिव हो सकता है. ठीक, तो मैंडिबुलर प्लेन एंगल जो होगा वो एफएच प्लेन और मैंडिबुलर प्लेन के बीच का एंगल होगा. इसमें मैंडिबुलर प्लेन जो होगा हमारा वो तुम्हारा गोनियन टू मेंटन होगा, क्योंकि ये डाउन एनालिसिस है. गोनियन टू मेंटन. ठीक, अब एफएच प्लेन और इसके बीच का एंगल इज द मैंडिबुलर प्लेन एंगल. तो मैंडिबुलर प्लेन एंगल जो होता है ये बनेगा, नहीं, इसकी मीन वैल्यू होगी 21.9 डिग्री, रेंज होगी 17 से 28 तक. ठीक है, अगर ये मैंडिबुलर प्लेन एंगल बढ़ा है, ठीक है, अगर ये मैंडिबुलर प्लेन एंगल ज्यादा हो गया, यानी कि ऐसे है, तो क्या होगा? वर्टिकल ग्रोवर है. ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ रहा है पेशेंट. ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया तो वर्टिकल तो ग्रो हुआ. तो ग्रोवर कैसा है, किस टाइप का ग्रोवर है? इट्स नॉट गुल्शन ग्रोवर, वर्टिकल ग्रोवर. वर्टिकल ग्रोवर, राइट. अब वाई एक्सिस के बारे में पढ़ते. वाई एक्सिस को हम ग्रोथ एक्सिस भी बोलते हैं. ग्रोथ एक्सिस भी बोलते हैं. ठीक है, ये कैसे बनता है? सेला ग्नाथियन के बीच हमने लाइन ड्रॉ की और एफएच लाइन ड्रॉ की, विच इज द कोरियन एंड द ऑर्बिटेट. तो ये जो एंगल हमें मिला, दैट इज द वाई एक्सिस की वैल्यू जो है 59 होती है. रेंज क्या है? 53 to 66 इज द रेंज. अगर मान लो क्लास 2 है कोई पेशेंट, क्लास 2 यानी कि मैंडिबल पीछे है, तो मैंडिबल पीछे तो ग्नाथियन पीछे होगा, ये हमारा एंगल बनेगा. एंगल बढ़ गया. ठीक है, तो अगर जो है क्लास 2 है तो एंगल ज्यादा होगा, क्लास 3 है तो एंगल छोटा होगा. इसके अलावा इसको ग्रोथ एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लो ये इधर चला गया तो वर्टिकली वी कैन डिटरमाइन कि कैसा ग्रोवर है. अगर ये नीचे जा रहा है तो दैट इज अ वर्टिकल ग्रोवर है. ठीक है, अगर एंगल जो है ग्रेटर है नॉर्मल से, ये बढ़ गया तो वर्टिकल ग्रोवर. ठीक है, अगर छोटा है तो हॉरिजॉन्टल ग्रोवर. ऐसे अगर एंगल आ रहा है तो यानी कि इस तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोवर. अब हम बात करते हैं डेंटल पैरामीटर्स की. डेंटल पैरामीटर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांट ऑफ ऑक्लूजन, जो कि ऑक्लूजल प्लेन और एफएच प्लेन के बीच का बनता है. ठीक है, और मीन वैल्यू इज 9.3, रेंज जो है 1.5 to 14 डिग्रीज. ठीक, अब हमें ऑक्लूजल प्लेन का स्लोप पता चलता है एफएच प्लेन के कंपैरिजन में, कांट ऑफ ऑक्लूजन. दूसरा है इंटरइंसाइजल एंगल. इंटरइंसाइजल एंगल जो है, इट इज द एंगल जो बनता है फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द अपर एंड द लोअर सर्कल इंसाइजर. इसकी जो एवरेज रीडिंग होती है दैट इज 135.4 डिग्रीज. रेंज जो है 130 to 150.5 डिग्रीज है. ठीक है, एंगल जो है इट इज डिक्रीज इन द क्लास 1 बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूशन. अगर ये तो ऐसे ना होके ऐसे है, प्रोट्रूड है, एंगल ये हुआ, मतलब लाइन ये हुई, एंगल कम हो गया, तो दैट इज व्हाट दिस बुक इज सेइंग. ये बोल रहा है कि एंगल जो है डिक्रीज हो जाएगा क्लास 1 बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूशन में और क्लास 2 डिवीजन 1 मालिक्यूशन में. क्लास 2 डिव 1 में भी ये होता है, राइट. और इंक्रीज कब होगा? क्लास 2 डिव 2 केसेस में. क्लास 2 डिव 1 में भी कम होगा. क्लास 2 डिव 2 में ज्यादा होगा. ठीक है, अब आते हैं इंसाइजर ऑक्लूजल प्लेन एंगल पे. हमने लोअर इंसाइजर के लॉन्ग एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ की और हमने ऑक्लूजल प्लेन ड्रॉ किया. ये एंगल जो हमें मिला वो जिसका इंसाइजर ऑक्लूजल प्लेन एंगल. ठीक, इसमें जो है क्या होता है,
point to be noted here is that it is read as a plus or minus deviation from right angle. Right angle यानी 90 डिग्री से कितना प्लस और माइनस है वैसे हम रीड करते हैं इसको. एवरेज वैल्यू इसकी कितनी है 14.5. एवरेज वैल्यू इसकी 14.5 होती है. रेंज जो है 3.5 to 20 होगी. एवरेज वैल्यू 14.5 है, रेंज 3.5 to 20 होती है. एंगल जो है अगर इंक्रीज है, इसकी एंगल अगर बढ़ गई है, यानी कि अगर ये तो ऐसे ना होके ऐसे होता, ठीक है, तो प्रोक्लिनेशन बढ़ा है. ठीक है, अगर हमारा टूथ ऐसे होता ये एंगल बढ़ जाता तो प्रोक्लिनेशन होता. अब इंसाइजर मैंडिबुलर प्लेन एंगल पे आते हैं. इंसाइजर मैंडिबुलर प्लेन एंगल, मैंडिबुलर प्लेन. ठीक, इसमें क्या है, मीन एंगुलेशन जो है 1.4 होता है. रेंज -8.5 to 7 डिग्रीज होती है. ठीक है, अगर एंगल इंक्रीज है तो यानी कि लोअर इंसाइजर प्रोक्लाइंड है. अब बात करते हैं अपर इंसाइजर टू एपोक्लाइन. तो ये कैसे बना, लीनियर मेजरमेंट होता है. अच्छा, ये दिस इज जस्ट द लीनियर मेजरमेंट, यानी कि कितना डिस्टेंस आगे पीछे between the incisal edge of the maxillary central incisor and a line joining the point A to the pogonium. Point A यहाँ कहीं होगा, point A to the pogonium, एक लाइन हमने ड्रॉ किया. ठीक है, और maxillary central incisor इस लाइन से कितना आगे है, कितना आगे है ये हम मेजर करते हैं. यानी कि हम जो है ये डिस्टेंस मेजर करते हैं. ठीक है, ये हमारा maxillary central incisor है, इसका वो है क्राउन, और ये लाइन थी, कितना आगे है. तो डिस्टेंस इज ऑन एवरेज 2.7 mm और रेंज कितनी -1 to 5 mm की रेंज है. तो अगर अपर इंसाइजर प्रोक्लाइंड है तो जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट्स में मेजरमेंट जो है ज्यादा आएगी. सो हियर वी आर डन विद डाउन्स एनालिसिस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीनर्स और ट्वीट पढ़ेंगे. ऑलराइट.